नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक अग्रवाल है और मैं एक चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर और एक फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे साथ हैं मिस्टर अलंकार सक्सेना, जो कि खुद एक चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि ये मेरे गुरु भी हैं। और आज हम इनके साथ कुछ चीज़ों पे हम आज इनके साथ डिस्कशन करेंगे, हमारी म्यूचुअल फंड जर्नी को लेकर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। कुछ भ्रांतियां हैं जो शायद हम सबके मन में होती हैं और अनभिज्ञतावश हम उनके कारण कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी जो फाइनेंशियल यात्रा है उसमें हमें वो परिणाम नहीं मिलते हैं जिनके बारे में हम सोच के चलते हैं। तो आज हम इनके साथ उन कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भ्रांतियां हमारी दूर हो सकें। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब भी हम निवेश करते हैं, शुरुआत करते हैं निवेश की, तो हमारा निवेश कुछ आगे बढ़ता है और उस समय हम उसको निकाल लेते हैं इस सोच के साथ कि जब भी मार्केट नीचे जाएगा हम उसमें दोबारा निवेश करेंगे। क्या ये तरीका सही है इन्वेस्टमेंट का? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही वैलिड है और ऐसा होता है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, खासतौर से इक्विटी मार्केट में, तो चूंकि मार्केट वोलेटाइल होता है, कभी बहुत तेज बढ़ता है, कभी धीमे बढ़ता है, कभी गिर भी जाता है। लेकिन जब वो तेज बढ़ता है तो हमारे अंदर एक लालच आ जाता है। हमारा 5 लाख जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो 6.5 लाख रुपए हो गया, तो क्यों ना उसको निकाल लें और 6.5 लाख रुपए हम तब इन्वेस्टमेंट करें जब मार्केट नीचे आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए, म्यूचुअल फंड आपका एफडी के तरीके से काम नहीं करता। म्यूचुअल फंड का एक पैटर्न है काम करने का, वो हमारे इक्विटी मार्केट पर आधारित होता है। और अगर हम बात करें, एक इंडेक्स हमारा निफ्टी 50 होता है या कोई किसी भी इंडेक्स की हम बात करें, तो मार्केट का कोई भी इंडेक्स हमेशा एक लाइन में नहीं चलता। वो हमेशा चलेगा, गिरेगा, चलेगा, गिरेगा, लोअर हाइज और हायर हाइज बनाएगा, राइट। कभी कभी ऐसा भी आता है, कुछ मार्केट की न्यूज़ के कारण, कोई न्यूज़ आ गई आपकी और से वो गिर गया, बैड न्यूज़ के कारण, या कोई नंबर खराब आ गए कंपनियों के तो वो गिर गए। कुछ भी ऐसा हो सकता है, इकॉनमी को खतरा हुआ तो वो मार्केट गिरा। लेकिन आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा, मार्केट गिरना हमेशा टेम्परेरी होता है और मार्केट का बढ़ना हमेशा परमानेंट होता है। और दूसरी बात, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जब हम करना शुरू करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, बल्कि अगर हम क्वेश्चन ये रखें कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, तो ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट किसी फाइनेंशियल गोल के लिए करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल गोल का एक टेन्योर होता है। सपोज कीजिए कि मेरी बेटी की उम्र आज से 5 साल है और मैं उसकी शादी के लिए, विवाह के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, और उसकी विवाह की तारीख हमने सोची है 25 साल के बाद। आज से 25 साल के बाद उसकी विवाह करेंगे हम, तो या 20 साल के बाद विवाह करेंगे, तो 20 साल के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे 20 साल के लिए, तो हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन करते हैं, रिवर्स फाइनेंशियल कैलकुलेशन, कि आपको कितना चाहिए होगा। आज के समय में 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए काफी है एक मिडिल क्लास फैमिली में शादी के लिए। लेकिन अब आज के बाद, आज से 20 साल के बाद, क्या वो पैसा काफी होगा? शायद नहीं। हो सकता है हमको 80 लाख रुपए, 70 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए उतने पैसे की। तो 80 लाख रुपए अगर आपको आज से 20 साल के बाद चाहिए, तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ये कैलकुलेट करता है, आपके इन्फ्लेशन वगैरह को सबको ध्यान में रखते हुए, कि आपको आज कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि आप 80 लाख रुपए पा पाए। लेकिन यदि आपके मन में ये लालच आ गया कि अगर उसने बोला कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करो, आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अगर आपके मन में लालच आ गया कि 10 का 15 लाख हो गया या 12 लाख हो गया, तो 2 लाख निकाल ले, तो 2 चीजें होती हैं यहाँ पे। एक तो आपका फाइनेंशियल गोल जो आपने सोच करके इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो खत्म हो जाता है, वो टूट जाता है, राइट। दूसरी बात एक और समझने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट किसी के वश में नहीं है, मार्केट खुद एक बॉस है, हमें मार्केट को फॉलो करना पड़ता है। तो मार्केट अगर ऊपर गई है तो उसका हाई बना है, मार्केट कब नीचे आएगी, कब वो लो बनाएगी, हमें नहीं पता। अगर आप निकाल भी लेते हो उस पैसे को, तो मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि कभी आप उस पैसे को दोबारा डाल पाएंगे, कभी आप समझ पाएंगे कि ये दोबारा लो कहाँ बनेगा। सपोज कीजिए आपने मार्केट पैसा निकाल लिया, लेकिन मार्केट वहां से और ऊपर चली गई, तो आपके अंदर पछतावा आएगा, अरे ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था, ये मैंने अपनी बेवकूफी में पैसे को निकाल लिया। अगर मार्केट नीचे भी आ गई, सपोज कीजिए आपके नीचे भी आ गई और आपका पैसा यहाँ पर था, जब मार्केट वो मार्केट यहाँ पर आ गई, अब आप सोच रहे हैं कि ये भी तो लो बना है कि नहीं बना है, डिसाइड कौन करे? अगर आपको डिसाइड कर सकते हैं कि हम मार्केट का लो कब बनेगा, ये तो कोई भी डिसाइड नहीं कर पाया, तो आप भी क्या डिसाइड कर पाएंगे मार्केट लो कब बनेगा और कितना बनेगा? और आपने यहाँ पर पैसा डाल दिया और वो फिर से वो नीचे आ गई यहाँ पर, तो आप सोचेंगे अरे ये क्या मैंने कर दिया, मेरी बेटी का पैसा था फिर से वो नीचे आ गई। इसलिए हमेशा स्टे इन्वेस्टेड। मार्केट का एक रिटर्न है जो अगर हम पिछले आप 1979 से लेकर के आज तक देखेंगे, जब से सेंसेक्स शुरू हुआ था तब से आज तक तो मार्केट ने लगभग 12 से 15% के बीच का रिटर्न दिया है।
अब जो फंड्स आपके दिए गए हैं वो डिपेंड करता है कि आपके फंड्स मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं कम दे रहे हैं। अगर रिटर्न आपके ज्यादा हो रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है ये। तो हमेशा जब आप एक गोल को बना करके इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको पता है कि मुझे इतना पैसा मिलना है, तो ये वोलेटाइल जो मार्केट की है, पैसा बढ़ा पैसा घटा, इससे आपको दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको ये पता है कि मुझे 20 साल के बाद शादी के समय जो पैसा मिलना है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे सर ने बड़ी दो अच्छी बातें बोली हैं। पहली चीज, हमें ये नहीं देखना है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, बल्कि हमें ये देखना है कि हम क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सूत्र वाक्य हमें अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी का बना लेना चाहिए। दूसरी चीज कि किसको पता है कि मार्केट कब ऊपर गया है और कब नीचे जाएगा। ये एक एक्सपर्ट होता है जिसको पता होता है मार्केट क्या करने वाला है या मार्केट कैसे चलता है, नॉट क्या करने वाला है बट मार्केट कैसे चलता है। सर अब यहाँ पे मेरा एक दूसरा प्रश्न बनता है जी कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने उसको रोक के भी रखा, लेकिन जब हमें निकालने का वक्त आया मार्केट नीचे है, तो क्या इससे अच्छा ये ना हो कि मतलब ठीक है, आपकी बात एकदम सही है कि किसको पता मार्केट हाई है, किसको पता मार्केट लो है, मैं उस बात को बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, मगर फिर भी आप थोड़ा सा हम ये मानकर चलते हैं कि मार्केट का हाई आ गया, मैंने वहाँ पे पैसा निकाल लिया, मार्केट का लो आ गया, मैंने पैसा लगा दिया, तो क्या मतलब ये है कि उस समय मैं बच जाऊँगा अपने गोल को का जो मेरा पैसा डाउन हो सकता है, क्या मैं उसको बचा सकता हूँ? देखिए, एक चीज आप समझिए कि मार्केट का रिटर्न, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में अगर आप 10-15 साल के लिए रखते हैं तो लगभग 12% का आता है। ठीक है, तो आपको 12% के आपका कैलकुलेशन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। आपका गोल पे अगर आपको 80 लाख रुपए चाहिए आज से 20 साल के बाद, तो आपने जो रिवर्स कैलकुलेशन किया है उसमें एज्यूम क्या किया है। मार्केट का रिटर्न अगर आपने 15% एज्यूम किया है तो निश्चित सी बात है कि वहां पे फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। अगर आपके एडवाइजर ने वो 18% का कैलकुलेशन किया हुआ है तो वो निश्चित सी बात है कि आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप 18% का जब रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पैसा कम यहाँ पे दिखेगा लगाने के लिए। जब आप 12% करेंगे तो आपको पैसा अधिक दिखेगा लगाने के लिए। तो हमें मार्केट में क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है तो रिस्क हमको कम रखना है। देखिए, हमारे मन में चिंता कब होती है, हमारे मन में दर्द कब होता है, हमारे मन में डर कब लगता है, जब रिस्क ज्यादा होता है। और डिसीजन भी हम तभी गलत लेते हैं जब हम कहीं फंस जाते हैं और रिस्क ज्यादा होता है। जब अगर हम रिस्क को कम कर दें, राइट, तो अपने आप हमको राइट डिसीजन लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमने एक बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लिया हुआ है। आप 10% ले लीजिए, अच्छा, आप रिवर्स कैलकुलेशन कीजिए 10% पे, तो मार्केट का ये हिस्ट्री है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे लगभग 12% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है। और अगर आपका फंड अच्छा है, अच्छी कैटेगरी का है, अच्छी एएमसी का है, फंड मैनेजर ने वो फंड और उसके अनुरूप और भी फंड को अच्छा मैनेज किया हुआ है, राइट, तो आपको जो पैसा मिलेगा 80 लाख रुपए, तो हो सकता है कि 80 लाख ना मिलकर आपको 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा पैसा मिले, राइट, क्योंकि आपने 10% कैलकुलेट किया हुआ है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस तरीके से डॉग होता है, हमारे यहाँ कुत्ता होता है, उसका स्वभाव है भौंकना। वो भौंकता है तो उसको घर से बाहर नहीं निकाल देते, राइट, वो चढ़ जाता है हमारे ऊपर तो उसको हम प्यार से करते हैं, ये नहीं करते घर से बाहर निकाल देंगे। हमेशा वो, अगर आपके पास एक कुत्ता है, आपने पाला हुआ है और वो अजनबियों को देखकर भौंके नहीं, तो आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? शायद खराब लगेगा। बिल्कुल आपको खराब, क्योंकि कुत्ते का स्वभाव भौंकना है और आपको लग रहा है ये तो स्वभाव के विपरीत काम कर रहा है, कैसा कुत्ता लेकर। अब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होती है अगर वो रोए ना, आपको ये लगेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे को। इसका कारण क्या है समझने की कोशिश करते हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि जब भी कोई भी चीज अपने स्वभाव के विपरीत काम करती है तो हमें कष्ट होना चाहिए, जब स्वभाव के अनुरूप काम करती है तो हमें खुशी होनी चाहिए। मार्केट का स्वभाव है चढ़ना और गिरना, चढ़ता है गिरता है, चढ़ता है गिरता है, लेकिन अल्टीमेटली आप ये समझिए कि मार्केट का गिरना टेम्परेरी है और चढ़ना बढ़ना हमेशा परमानेंट है। अगर आप इसका एग्जांपल दें तो 1979 में सेंसेक्स आया तो 100 था, आज सोचिए वो कहाँ पर है, कितने गुना बढ़ चुका है, राइट, कितना रिटर्न वो दे चुका है हमारे इन्वेस्टर्स को, राइट। तो निश्चित सी बात है कि आपको ये, मैं तो फिर आपसे यही बोलूंगा कि बीच में निकालना बिल्कुल नहीं सही है। बीच में निकालने से आपको कभी कभी एग्जिट लोड देना पड़ जाता है। अगर आप 1 साल के अंदर निकाल रहे हैं, आपको टैक्स देना पड़ता है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस देने पड़ते हैं, और आप अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़ करके खराब भी करते हैं, क्योंकि आपको दोबारा मौका मिले नहीं मिले, ऊपर मिले नीचे मिले नहीं पता।
और उसके बाद आपको उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना आप उस पर्टिकुलर गोल के लिए चाहते हैं। तो यदि अगर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होना है तो हमेशा अपने गोल बनाएं, जैसे बेटे की शादी का गोल, बेटे के पढ़ाई का गोल, बेटी की पढ़ाई का गोल, अपने रिटायरमेंट का गोल, अपना मकान बनाना है उसका गोल, अपना किसी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का आप गोल बनाइए, तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आप कभी भी विचलित नहीं होंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को उस गोल तक ले करके आज अभी सर ने हमें कुछ चीज़ें और बताई, हमारा कुछ ज्ञानवर्धन हुआ। पहली चीज़ कि हम कौन सा रेट ऑफ रिटर्न ले रहे हैं अपने गोल्स को देखने के लिए कि हमारे गोल्स के लिए कितना इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जितना कम आप रिटर्न लेंगे उतना ही रिस्क आपका कम रहेगा और शायद आप विचलित भी नहीं होंगे कि मेरा गोल पूरा हो पाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अब कुछ प्रश्न और आते हैं। तो सर जैसे कि आपने कहा कि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस देने पड़ सकते हैं, तो मैंने निकाला, 1 साल बाद निकाला, 2 साल बाद निकाला, तो 1 साल बाद तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स आ जाता है इक्विटी मार्केट में। लेकिन जब मैं अपने गोल पे निकालूंगा मैं टैक्स तो तब भी दूंगा कैपिटल गेंस पे। तो क्या ये सही नहीं होगा कि मैं छोटे छोटे टाइम पीरियड्स पे अपने पैसे को निकालता रहूं और उसको बाद में निवेश करता रहूं ताकि मेरा टैक्स कम पड़े? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप टैक्स से पर्सपेक्टिव से पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं तो ये एक सोच आती है हमारे अंदर कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा जो होता है, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपके इन्वेस्टमेंट के 1 साल के बाद शुरू होता है। यानी अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल के बाद निकाल रहे हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पड़ता है। ये कैपिटल गेन टैक्स 1,25,000 तक का जो एप्रिसिएशन है उस पर नहीं पड़ता है। 1,25,000 के ऊपर जितना भी आपका पैसा बढ़ा है, जो निकाला आपने, उसकी बात कर रहा हूँ, उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। राइट। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि 1,25,000 होने से पहले ही, यानी 1,25,000 का प्रॉफिट होने से पहले ही हम अपना पैसा निकाल लें, इस पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और दोबारा हम उसको इन्वेस्टमेंट कर दें। बिल्कुल सही बात है, ऐसा आप कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, अपना फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने गोल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। वो आपके गोल को इफेक्ट जरूर करेगा अगर आपने पैसा निकाला बीच में, और जब आपके लॉन्ग टर्म गोल को इफेक्ट करेगा तो एट द टाइम जिस समय आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने गोल की, यानी कि शादी की या एजुकेशन की आपको रिक्वायरमेंट है, उस समय आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा तो आपको कष्ट हो उस चीज का। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, एक ये क्लेवर मेथड हो सकता है जिसमें कि आप अपना पैसा निकाल करके और उसको री इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आप किसी फाइनेंशियल गोल के लिए कर रहे हैं तो आपको ऐसा, मैं यही बोलूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें और आप उसको अपने गोल पर ही उस पैसे को निकालें। तो सर आपका कहना है कि जब भी हम निवेश कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के प्रति ईमानदार रहना है, बाकी हर चीज़ को हमें थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताऊं कि एक आपने वर्ड सुना होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको एक समय अंतराल के बाद ही देखने को मिलती है। जितना ज्यादा आपका कॉर्पस हो जाता है उतनी अच्छी पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मिलती है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ इस चीज के बारे में कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। अब सपोज कीजिए कि आपने एक इन्वेस्टमेंट कराया, एक छोटा 5,000 रुपए मंथली का इन्वेस्टमेंट कराया SIP के जरिए। SIP क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें आप एक निश्चित धनराशि आपके बैंक अकाउंट से एक निश्चित तारीख को निकल जाती है और आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में आ जाती है। तो इससे आपकी रिस्क हेज होता है। तो ये पर्टिकुलर रिस्क को हेज करने की टेक्निक अपनाई जाती है। और साथ में जिनकी सैलरी आती है हर महीने, तो वो चाहते हैं कि हर महीने मेरे अकाउंट से निकल जाए पहले और जो बचे उसको हम खर्चे के रूप में इस्तेमाल करें। तो सपोज कीजिए आपने 10 साल एक SIP चलाई 5,000 रुपए की पर मंथ, यानी कि महीने में 1 साल में आप 60,000 रुपए निकालना है 10 साल तक। तो 10 साल के बाद अगर आप देखेंगे आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, वो आपको 6 लाख रुपए दिखाई पड़ेगा। 6 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया और 12% के एज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू बनेगी वो बनेगी 11,62,000। यानी 6 लाख इन्वेस्टमेंट किया और 11,62,000 रुपए आपकी वैल्यू बनी। कितना समय के बाद? 10 साल के बाद। राइट। तो लेकिन अगर आप उसी SIP को 3 साल के लिए और 5 साल के लिए और छोड़ देते हैं, 5 ईयर्स का मतलब 10 to 15 ईयर्स कर देते हैं,
तो आप ये देखेंगे कि आपको टोटल जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो होगा 12 लाख। यानी आपने 10 साल पे इन्वेस्टमेंट किया था 6 लाख रुपए, और जब 5 साल आपने और छोड़ दिया तो आपको इन्वेस्टमेंट हो गया 9 लाख रुपए। सिर्फ 3 लाख और आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया। लेकिन आपका जो कॉर्पस है वो जो आपका 11,62,000 रुपए था वो बढ़ के अब 25,23,000 रुपए हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 3 लाख रुपए के एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट में आपने करीब 20 लाख रुपए ज्यादा अर्न कर लिया। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टिंग करते हैं और बीच में पैसा नहीं निकालते हैं, अपने गोल के लिए ईमानदार रहते हैं, तो आपको निश्चित ही फायदा होता है और अपने गोल्स के प्रति को पूरा होते हुए आप खुद देख सकते हैं। अभी सर ने हमको बताया पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। हमें एक और जानकारी प्राप्त हुई कि किस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे गोल्स को कितना, मतलब हमारी फाइनेंशियल एसेट्स को कितना बढ़ा सकता है। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड हम देंगे उतना ही ज़्यादा हमारा कॉर्पस बनेगा, उतना ही ज़्यादा हम अपने निवेश को और बढ़ा पाएंगे। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब मेरा एक और प्रश्न है सर यहाँ पे। सर आपने हमसे कहा कि जितना कम रिस्क आप लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आपने हमसे कहा। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। एक संभ्रांत परिवार है, हस्बैंड और वाइफ दोनों की एक अच्छी इनकम है, लेकिन वो रहते हैं एक बेंगलोर जैसे शहर में जो भारत का सबसे महंगे शहरों में जिसकी गिनती होती है। अब क्योंकि दोनों ही अच्छी इनकम लेते हैं, दोनों ही वेल एजुकेटेड हैं, तो वो चाहेंगे कि उनका लड़का फॉरेन एजुकेशन ले, है ना। अभी लड़का 2 साल का है, यानी कि उनके पास आप मान लीजिए 16 साल हैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए। अब यहाँ पर अगर हम उनको 10% की दर से हम उनको कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, तो उनके पास एक वैल्यू आएगी, है ना। और अगर हम यहीं पे उनसे 12% के लिए बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए 16 साल के लिए, तो उनके पास एक और वैल्यू आएगी। लेकिन हम जब देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज में काफ़ी डिफरेंस होता है, इन दोनों वैल्यूज में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो बट ऑब्वियस है कि जो कपल होगा वो कहेगा कि भैया हमें 12% वाले पे ले चलो, अगर हो सके तो 15% वाले पे ले चलो, क्योंकि हम बेंगलोर जैसे शहर में रहते हैं, वहाँ पर हमारे कुछ खर्चे हैं और कहीं ना कहीं हम दोनों के इनकम से वो खर्चे पूरे जरूर होते हैं, मगर शायद हमारे पास इतना नहीं बच पाता कि हम एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए करें। उस स्थिति में आपका क्या हो, आप क्या राय देंगे? देखिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एज्यूम करते हैं वो सिर्फ एजम्पशन होता है। कोई भी आवश्यक नहीं है कि अगर हम 12% को बता रहे हैं तो 12% ही रिटर्न आए। हो सकता है 15% आ जाए, 18% आ जाए, हो सकता है 11% ही रह जाए, 10% रह जाए, राइट। तो अगर हमने इसलिए आपको 10% बताया क्योंकि म्यूचुअल फंड का अगर हम इसकी देखेंगे और अगर रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो हिस्टोरिकल रिटर्न के हिसाब से हमको 12% के रिटर्न आराम से मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमको नहीं मुशक्कत करनी पड़ती है। और अगर फंड अच्छा है आपका और जो आपके बेंचमार्क से अधिक रिटर्न देता है और आपकी कैटेगरी फंड कैटेगरी भी अच्छी है और आपने बढ़िया सा उनका अपने क्लाइंट का जिनका भी इन्वेस्टमेंट होना है उनका आपने बढ़िया एसेट एलोकेशन कर रखा है, तो निश्चित सी बात है कि उनको रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे और रिस्क भी उनका हेज होगा, राइट। तो अगर हम उनको 15% या 18% के रिटर्न की बात करें, वो हमसे कहें और उनको हम दें, तो आप ये भी समझिए कि 15% रिटर्न तो गारंटेड तो है। एक किसी फंड ने आपको, आप कैसे समझते हैं कि ये फंड 15% रिटर्न देगा? सिर्फ उसके हिस्टोरिकल रिटर्न देख करके। आपने पिछले 3 साल के रिटर्न देखे, 5 साल के रिटर्न देखे और आपको लगा कि ये 15% रिटर्न देगा। लेकिन क्या आपने पिछले 5 साल के रिटर्न कब के देखे? आज इससे पिछले 5 साल के रिटर्न, राइट। अगर हम आज से 1 साल पहले चले जाएं और उससे पिछले 5 साल रिटर्न लें तो वो अलग हो जाएंगे। अगर हम 2 साल चले जाए पीछे और उससे पिछले 5 साल के रिटर्न लें तो वो और अलग हो जाएंगे, राइट। तो ये ट्रेलिंग रिटर्न को लेना मेरे हिसाब से नहीं सही होता। अगर आपको रिटर्न दिखाना है, देखना भी किसी फंड का, तो आप रोलिंग रिटर्न देखिए, जहां पर के अगर आप पिछले 15 साल के रिटर्न देखते हैं 3 साल के पीरियड पे, तो आपको हर 3 साल के रिटर्न देखने को मिलते हैं। उनका एवरेज निकाल करके वो रोलिंग रिटर्न बनाया जाता है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक रिटर्न देखने का तरीका होता है। लेकिन अगर आपने अपने क्लाइंट्स को कम रिटर्न बताएंगे, एक वाजिब बताएंगे, तो एक ईमानदारी भी होगी आपके लिए और साथ में उनको भी एक्सपेक्टेशन कम होगी। और जब हमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलता है तो हमको मज़ा आता है, या एक्सपेक्टेशन से कम मिलता है तो हमको मज़ा आता है।
हमने बताया 15% मिले 12%, तब उनको मजा आएगा, तब वो हमारी पीठ ठोकेंगे या अपनी पीठ ठोकेंगे। या जब उनको 12 बताया और 15 मिलेगा तब अपनी पीठ, उनको जरूरत है 80 लाख रुपए की, लेकिन उनको मिला 1 करोड़ 20 लाख रुपए, तो उनको ज्यादा मजा आएगा, अरे वाह 40 लाख रुपए मेरे पास आ गया, तो किसी और फाइनेंशियल गोल के लिए उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं या रख सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे गुरुजी ने हमें एक और बात बताई, और कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने, कि हमें ज़्यादा मिलेगा तो हम खुश होंगे, हमें कम मिलेगा तो हम खुश होंगे। और शायद यही हमारी निवेश जर्नी की एक सिद्धांत है कि कम सोचो और ज़्यादा पाओ। तो सर, यहाँ पर मेरा एक और प्रश्न आता है, जैसे कि अभी स्थिति चल रही है, वैश्विक स्थितियाँ हैं तो बहुत अच्छी नहीं है, और मार्केट, अगर मैं बहुत गलत नहीं बोलूँगा तो मार्केट कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे रहा है। एक अगर फ्लैट भी नहीं है तो बहुत ऊंचाई पर भी नहीं जा रहा है, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियों की वजह से। जी। तो इस स्थिति में हमें निवेशकों को क्या सलाह देनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, उस निवेशक को जिसका शायद पैसा निकालने का वक्त अब आ चुका है, वो अपने निवेश में से अपने गोल के लिए पैसा निकालना चाहता है। देखिए, हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। वैश्विक स्थिति का खराब होना हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। वैश्विक स्थिति या कोई भी ऐसी विपदा जो हमारे जीवन में भी आती है, हमारे सामने आती है, तो उसका आकलन कर पाना पहले से मुश्किल होता है। और जब वो विपदा आती है तो हो सकता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ना रहते हों कि हम उस विपदा को झेल सकें। दोनों चीज़ें ही पॉसिबल हैं। तो यदि ऐसा होता है करीब, तो हम, एक तरीका होता है जब हम अपने इन्वेस्टर को ही बोलते हैं और साथ में हम दर्शकों को ही बताएंगे कि देखिए, जब भी आपने किसी गोल के लिए इन्वेस्टमेंट किया और आपका गोल आज से 2 साल आगे रह गया, यानी कि आपने सपोज कीजिए कि 20 साल की इन्वेस्टमेंट किया है अपनी बेटी की शादी के लिए, तो 17 या 18 साल के बाद आपको करना चाहिए कि आपको अपना सारा का सारा फंड अपने एक ऐसे फंड में डाल देना चाहिए जिस पर कि मार्केट के उतार चढ़ाव का असर ना पड़े। चाहे थोड़ा कम रिटर्न आप वहां पे लें, लेकिन आपको ऐसे फंड में डालना चाहिए जिसमें मार्केट के उतार चढ़ाव का कम असर पड़े या ना असर पड़े। ऐसा हम अपने इन्वेस्टर्स को बताते हैं और आपको भी यही बता रहे हैं कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपका गोल आप आ गया है और आप 2 साल पहले हैं, तो कोई ऐसा विपदा ना आ जाए आपके एट द टाइम ऑफ निकालने के समय, पैसा निकालने के समय कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए आपके सामने जिससे कि आपका पैसा गिर जाए। इस समस्या से निजात पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले अपना आप पैसा पूरा निकाल लें, या फिर उस पैसे को एक ऐसे फंड में स्विच कर दें जो जहाँ पे मार्केट के उतार चढ़ाव का रिटर्न ज्यादा ना पड़े या बिल्कुल ना पड़े, और अपने SIPs जो चल रही है उसको कंटिन्यू करके टिल 10 वर्ष। तो मतलब आपका कहना है कि हमें अपने लालच पे थोड़ा सा पाबंदी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। वाह। तो यहाँ पर हमें एक और सिद्धांत मिला अपने निवेश का, कि ज़्यादा लालच ना करें, अपने आप को जितना हो सके सुरक्षित रखें और अपने गोल्स को पूरा करें। देखिए, म्यूचुअल फंड में 2 तरह के निवेश होते हैं, 2 तरह के फंड्स होते हैं। एक इक्विटी का फंड जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, और एक डेट का फंड जिसमें रिस्क कम होता है। तो हमारे सर का कहना है कि अगर आपका गोल नज़दीक आ रहा है, उसमें मात्र 2 साल का समय बचा है, तो हमें सारा का सारा जो हमने इक्विटी में निवेश किया है वो सारा हमें डेट में कर देना चाहिए। क्या मैं सही हूँ सर? हाँ सर, बिल्कुल। या तो आप डेट में भी कर सकते हैं, किसी भी डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड में आप जा सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे आपका ज़्यादा पैसा डेट में रहे और कुछ पैसा इक्विटी में रहे कि अगर यहाँ से मार्केट चला आगे तो आपको रिटर्न भी मिल जाए। लेकिन मेरा इतना कहना है, यदि आपका फाइनेंशियल गोल पूरा हो गया है, जब भी पूरा हो जाएगा, 15 साल में पूरा हो जाए, 12 साल, जैसे मैंने बोला कि आप 10% बताएंगे रिटर्न और रिटर्न आएंगे 13-14%, तो कस्टमर को अच्छा लगेगा, उसके फाइनेंशियल गोल भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो अगर आपके पूरे हो जाते हैं तो मेरा यही कहना है कि आप उस पैसे को सुरक्षित कर लें और अपने उस गोल के लिए और अपने SIP से कंटिन्यू रखें, जिससे कि वो आपको रिटर्न जनरेट करके कस्टमर के लिए मिलते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूँ कि हमने अभी काफ़ी डिस्कशन किया है अपने सर के साथ, और हमने कुछ मुख्य भ्रांतियों को यहाँ पर समझा है
और इस उम्मीद के साथ कि इस ज्ञान के साथ आप अपने निवेश जर्नी को और अच्छा और सुदृढ़ बनाएंगे, हम आपसे विदा लेते हैं और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक चीज़ जाने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जी सर। अभी मेरे दिमाग में आई है, तो आई एम सॉरी कि मैंने बीच में बोला उसके नहीं लिए। सर, प्लीज़। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, देखिए जो म्यूचुअल फंड इक्विटी के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं। तो उसको आपको एक एग्जांपल समझाना चाह रहा था कि आप शॉर्ट टर्म के बारे में ना सोचें। जो आपका पहला प्रश्न था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी पैसे को निकाल लेते हैं लालच में आकर के। तो मैं आपको बताऊं, देखिए जब भी आप 1 साल 2 साल 3 साल का पीरियड देखेंगे तो आपको फ्लक्चुएशन हमेशा दिखाई ही पड़ेंगे। लंबे समय में धीरे धीरे फ्लक्चुएशंस कम होते जाते हैं और पॉजिटिव रिटर्न्स के जो चांसेस है वो बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर हम आपसे 1979 से लेकर के अब तक की हिस्ट्री की बात करें तो 1979 से 2025 तक लगभग 46 साल होते हैं। तो उन 46 साल में हर एक साल का रिटर्न अगर हम देखें, हर एक साल का रिटर्न यानी 46 रिटर्न हम देखें, तो उसमें से 32 बार ऐसा हुआ है कि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले, राइट। यानी कि लगभग 14 बार ऐसा भी हुआ है कि आपको निगेटिव रिटर्न मिले, राइट। यानी कि पिछले 46 चांसेस में अगर एक साल का रिटर्न देखें तो 14 बार ऐसा हुआ कि आपको निगेटिव रिटर्न मिले। अगर हम उसी को 3 साल का पीरियड कर देते हैं, ठीक है, तो 3 साल के पीरियड में 46 साल में हमारे 44 ऐसे पीरियड निकलते हैं जो हर 3 साल का रिटर्न आपको दिखाते हैं। तो हर 3 साल का रिटर्न अगर हम लेंगे तो 44 में से 37 बार ऐसा हुआ है कि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले, यानी कि पॉजिटिव रिटर्न की चांसेस बढ़ गए। इसी को अगर हम 5 साल का लें तो 41 चांसेस बनते हैं। 41 चांसेस में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जिसमें कि आपका रिटर्न निगेटिव आया है, 38 बार ज्यादा आया है। और अगर हम इसको 10 साल ले लेते हैं तो 10 साल के पीरियड में 37 चांसेस में से 36 बार, एक बार ऐसा हुआ है कि आपको निगेटिव रिटर्न आया है, राइट। अगर हम इसको 15 साल के लिए ले लेते हैं तो 15 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो आपको निगेटिव रिटर्न आया, और ज्यादातर यानी कि बहुत ही कम ऐसा हुआ जो आपको सिंगल डिजिट रिटर्न, हमेशा आपको डबल डिजिट रिटर्न आया। अगर हम इसी को बढ़ा करके 20 साल और 25 साल कर लेते हैं तो हमेशा ऑलवेज आपको 25 सालों में डबल डिजिट रिटर्न आया है और 20 सालों में भी डबल डिजिट रिटर्न आया है। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि अगर हमको वोलेटिलिटी से बचना है मार्केट की, तो हमारा जो गोल है वो बड़े होने चाहिए, लंबे होने चाहिए। अगर आपके गोल छोटे हैं तो हमारा आपसे गुजारिश होगी कि अपने एडवाइजर से कहें हमेशा, या अगर आप खुद फंड चूज करें तो ये देखें कि वो बहुत रिस्की फंड ना हो। वो हमेशा एक हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स होने चाहिए जहां पर आपको मार्केट के गिरने पर बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो, ज़्यादा आपको रिटर्न पे कंप्रोमाइज ना हो। तो आज हमें अभी एक और जानकारी सर ने दी कि हमारा गोल जितना लंबा होगा हमारे चांसेस ऑफ जो रिटर्न्स हैं पॉजिटिव वो ज़्यादा होंगे और नेगेटिविटी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या आपको यहाँ पे जो जानकारियाँ दी गई वो आपके लिए उचित थी कि नहीं। प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। नमस्कार। धन्यवाद।